थिएटर इज़ माई फर्स्ट लव बेसिकली। बल्कि मैंने अक्षय को एक अपनी शूटिंग में, जब हम लोग शूट कर रहे थे मिशन रानी, मैंने उनसे कहा भी, मैंने कहा, आई हैव बीन प्लेइंग अक्षय कुमार इन दैट प्ले। बोले रियली? मैंने कहा यस। मैंने कहा भाई मैं भी कभी जवान था। तो मैंने बल्कि कहा भी उससे, कास्टिंग डायरेक्टर से, रीमा गुप्ता थी, कि बेटा इस उम्र में लोग मुंबई से वापस आते हैं, मैं 70 साल का हो रहा हूँ, इस एज में बड़ा मुश्किल है। उन्होंने कहा यार तुम्हारी इतनी अच्छा आवाज़ है, तुम रेडियो क्यों? अरे मैंने कहा रेडियो? अरे नहीं भाई, मैं किस लायक हूँ। देखिए पढ़ाई में भी मैं एवरेज था। उस समय डंडे गिने जाते थे, पहला डंडा मिला, दूसरा डंडा मिला, तीसरा डंडा मिला। हमें 2 डंडे मिल जाते थे, हम खुश होते थे कि हमने बड़ा अचीव कर लिया। ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट था कि मैं अपनी साइंस के साथ में एडजस्ट न करूँ थिएटर की वजह से। इस 82+ की एज में मेरी वाइफ हैज़ बीन बिग सपोर्ट टू मी। वो मुझे आज भी बिल्कुल क्लास टीचर की तरह लाइन याद कराती। अब लोगों ने मुझसे कहा, अरे यार तेरा सिलेक्शन हो रहा है, तू नहीं जाएगा, फिल्म हाथ से निकल जाएगी। मैंने कहा आई डोंट केयर। जहाँ भी मैं जाता हूँ आई टेक हर विद मी, बिकॉज इसी हम लोग की एज अब ऐसी हो गई है। आई एम 82+, शी इज़ गोइंग टू बी 80 years नाउ। भगवान जाने कितने दिन का साथ है, तो हम चाहते हैं कि मैक्सिमम समय हम लोग अपना एक दूसरे के साथ। 19 साल का एक युवा पढ़ाई के साथ साथ लखनऊ में रंगमंच की बारीकियां सीख रहा होता है। रंगमंच का जुनून ऐसा कि वो अपनी नौकरी भी कर रहे होते हैं और उसके साथ में उन्होंने सैकड़ों प्ले भी कर रहे होते हैं। अलग अलग जगहों में जाना, अलग अलग स्थान पे जाना, लोगों से मिलना। अभिनय का जुनून ऐसा कि 70 साल की उम्र में मुंबई चले जाते हैं और वहाँ पे रह के अभिनय करते हैं, उस दुनिया को देखते हैं, फिर वापस आते हैं। तो आप देख रहे हैं गांव कनेक्शन का खास शो क्रॉस कनेक्शन, और आज हमारे मेहमान हैं अनिल रस्तोगी जी, जिन्हें सभी लोग दद्दा कहते हैं। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। आपने करीब 100 के करीब रिसर्च पेपर आपके जर्नल्स में छपे हैं। 100 पेपर। 1000 आपने शोज तो किए हैं, नाटक किए हैं, और 100 नाटक किए हैं, 1000 शो किए, अगर मैं करेक्ट हूँ। 100 नाटक सर तो हर जगह तो लगभग 1000 शो। हाँ 1000 और लगभग 100 पेपर्स। जी। तो सर आपने हर जगह तो आपने शतक लगाया है। ये जो एनर्जी है, ये जो संयम है, ये कहाँ से आया? कैसे आप बैलेंस करते थे? एक तरफ साइंस, दूसरी तरफ नहीं, मैंने जैसे बताया कि मेरा जो बैलेंस था वो यही होता था कि एक तो फैमिली की सपोर्ट मुझे रहती थी। मेरे जो आर्टिस्ट होते थे जिनके साथ मैं काम करता था, जैसे मेरा एक्सपेरिमेंट लगा हुआ है, रिहर्सल है 3 बजे से और मेरा एक्सपेरिमेंट 4 बजे ख़त्म होना है, तो मैं कहता था भाई इतना आपको एडजस्ट करना पड़ेगा कि मैं 4 बजे आऊँगा। मतलब हमें याद है हमारी लैब्स में लाइट्स ऑफ नहीं होती थी। मतलब हम लोग रात रात में भी जाके काम करते थे, अर्ली इन द मॉर्निंग भी जा कर के काम करते थे, दिन में भी काम करते थे। और यही नहीं, मैं तो आपको बताऊं, मैं जब जर्मनी गया 1.5 साल के लिए, उसमें 4 महीने लैंग्वेज कोर्स के लिए गया था, बाकी 1 साल 2 महीने में रिसर्च में था। वहाँ बहुत रातें मैंने अपनी लैब में बिताई हैं। और मैं वो उसका भी कोट करता हूँ कि मेरी वाइफ इतनी कोऑपरेटिव थी कि बहुत बार वो लैब में बिना हत्थे की कुर्सियाँ होती थी, गद्दी वहीं जोड़ ली, वहीं सो गई, मेरा काम चला। सुबह हम लोग वापस आते थे घर अपने फ्लैट पे। तो यू सी, ये जुनून की बात होती है। ये बात अलग है कि शायद अगर मैं थिएटर न करता तो मैं 100 की जगह शायद मैं 150 पेपर्स पब्लिश कर लिया होता। दैट कुड हैव बीन पॉसिबल। लेकिन आई एम सेटिस्फाइड विद द वर्क विच आई हैव डन एंड द रिकग्निशन इन साइंस ऑल्सो। क्योंकि देखिए मैं अपने को बहुत ब्राइट स्कॉलर नहीं मानता हूँ, मैं बहुत ही ब्राइट साइंटिस्ट नहीं था। आई वॉज लिटिल बेटर देन एवरेज, और उस हिसाब से आई एम हैप्पी कि जो मैंने काम किया उसको रिकग्निशन भी मिला। कि दोनों जगह कभी मुझे ये गिल्ट नहीं हुई कि मैं थिएटर के साथ जस्टिस नहीं कर रहा हूँ अपने साइंस की वजह से, और वो तो कम इम्पोर्टेंट था। ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट था कि मैं अपनी साइंस के साथ में एडजस्ट न करूँ थिएटर की वजह से, बिकॉज दिस वॉज माई ब्रेड एंड बटर, दिस वॉज माई प्रोफेशन, दिस वॉज माई करियर। जैसे कि आपको थिएटर शुरुआत से पसंद था, आप जाना भी चाह रहे थे, देखना भी चाह रहे थे, और आप
इसलिए बने कि उन लोगों को ज़्यादा थोड़ा-सा फेम और ये सब चीज़ें मिलती थी, तो अट्रैक्ट करती थी वो चीज़ें, एक युवा हाँ, को जैसे हाँ। अट्रैक्ट करती हैं। नहीं, आप आपको पब्लिक एक्सपोज़र जो होता है कि देखिए थिएटर जब आप मंच पे करते हैं, तो कम से कम 200, 400, 500 लोग तो आपको देखते ही हैं। तो 500 लोगों के बीच में परफ़ॉर्म करना, फिर उनसे एप्लॉज़ेज़ मिलना, बहुत बड़ी बात होती है। और फिर जब मीडिया आ गया तब तो फिर और क्या कहने। ये जो 70 साल में आपने काम के लिए बम्बई चले गए आप। ये लोग तो उस समय रिटायरमेंट हाँ, दिमाग में होता है कि अब सही भाई है। अब सेटल लाइफ़ जीनी है। राइट। आपने पूरा परिवार छोड़ के आप बम्बई नहीं, जो है कि वो आप फ़िल्मों में काम करेंगे। वो हुआ ऐसे मनीष कि देखिए जैसे मैंने कहा एवरीथिंग इज़ डेस्टाइन्ड। मैंने उस ज़माने में इत्तेफ़ाक से इशक़-ज़ादे मुझे फ़िल्म मिली। आई नेवर न्यू कि मेरा रोल और मेरा कैरेक्टर इतना ज़्यादा पसंद किया जाएगा। मैंने जैसे और मैं करता था मैंने उसको भी वैसे किया एंड आई वाज़ हैप्पी। लेकिन उसकी चर्चा बहुत हुई और ख़ास मुझे तब पता लगा जब मैं बम्बई गया। तो हुआ ये कि वो फ़िल्म देख कर के एक सीरियल आता था न बोले तुम न मैंने कुछ कहा कलर्स पे। तो उसका सीज़न 2 शुरू होने वाला था, उसमें एक कैरेक्टर था, मैं नाम भूल रहा हूँ, वो एग्ज़ैक्टली मेरी तरीके का चाहिए था उन्हें। तो मैंने बल्कि कहा भी उससे कास्टिंग डायरेक्टर से रीमा गुप्ता थी कि बेटा इस उम्र में लोग बम्बई से वापस आते हैं, मैं 70 साल का हो रहा हूँ एंड आई वाज़ लिम्पिंग ऑल्सो। तो मैंने उससे कहा कि मैं लिम्प भी करता हूँ और इस एज में बड़ा मुश्किल है। उसने कहा साहब आप जिस कंडीशन में आप आइए यू आर एक्सेप्टेबल टू अस। तो माई सन एंड माई डॉटर इन लॉ दे प्रमोटेड मी। वहाँ जाकर के लॉन्च पार्टी जो मेरे बेटे ने देखी तो बिल्कुल मंत्रमुग्ध हो गया। एक से एक बड़े स्टार्स उसमें थे। सबको लोग ऐसे हाथों हाथ ले रहे थे। तो वो जो ग्लैमर वर्ल्ड था ना, उसको देख कर के उसको लगा कि नहीं पापा को भी काम करना चाहिए। तो इमीडिएटली ही बॉट मी अ फ्लैट। लेकिन क्या था कि आई वाज़ मिसिंग थिएटर देयर, थिएटर नहीं हो पा रहा था। और डेली सोप से मेरी तबीयत ऊब गई थी। डेली सोप्स में कोई ज़्यादा क्रिएटिविटी नहीं होती है। थिएटर इज़ माय फर्स्ट लव बेसिकली एंड आई एन्जॉय डूइंग थिएटर क्योंकि उसमें जो क्रिएटिविटी है, वो बहुत सेल्फ सैटिस्फाइंग होती है। सर आपने बहुत सारे प्लेस किए हैं, सबसे दिल के करीब कौन-सा है? देखिए, अभी तक सबसे दिल के करीब मेरे 2 नाटक थे। एक था वो यहूदी की लड़की आगा कश्मीरी साहब का लिखा हुआ, उर्मिल कुमार थपलियाल जी ने डायरेक्ट किया था। और दूसरा प्ले था मेरा पंछी जा पंछी आ। वो बोइंग बोइंग फ़िल्म जो है उसका एडैप्टेशन था, जो फ़िल्म गरम मसाला आई थी अक्षय कुमार की। तो वो फ़िल्म तो बहुत बाद में बनी, मैं सन 76 से करता था। तो बल्कि मैंने अक्षय को एक अपनी शूटिंग में जब हम लोग शूट कर रहे थे मिशन रानी, मैंने उनसे कहा भी, मैंने कहा आई हैव बीन प्लेइंग अक्षय कुमार इन दैट प्ले। बोले रियली? मैंने कहा यस। मैंने कहा भाई मैं भी कभी जवान था। तो उसके मैंने करीब 400 से ज़्यादा शोज़ किए। फिर अभी मैंने एक प्ले और मैंने राज बिसारिया साहब के साथ भी किया, विभास। वो एक रशियन प्ले का एडैप्टेशन है, दैट इज़ ऑल्सो माय फेवरेट प्ले। एंड रिसेंटली जो मैंने अभी डैडी प्ले किया है, वेयर आई प्लेड डिमेंशिया पेशेंट, सुरमोहन कुलशेत ने डायरेक्ट किया था। आई थिंक दैट इज़ नाउ वन ऑफ माय बेस्ट प्लेस। देखिए क्या है कि आप 1 घंटे 10 मिनट आप स्टेज पे डायलॉग बोलते रहें, इस 82 प्लस की एज में इट्स डिफिकल्ट टू मग अप द लाइन्स। मेरी वाइफ हैज़ बीन बिग सपोर्ट टू मी। वो मुझे आज भी बिल्कुल क्लास टीचर की तरह लाइन्स याद कराती है। मेरे मेरे ब्रदर ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। ये 72 की बात है। तब मैं छुट-पुट नाटक करता था बहुत नहीं। उनको लिवर कैंसर हो गया था, आई डिडन्ट नो। हम लोग उनका नॉर्मल इलाज कर रहे थे। तो उन्होंने एक दिन कह दिया अनिल मैं मर जाऊँगा और तुम्हारा नाटक चलता रहेगा बेटा। दैट टच्ड मी यू सी। इमीडिएटली आई लेफ्ट एवरीथिंग, थिएटर, साइंस। मैं इंस्टीट्यूट से मैंने छुट्टी ले ली। जब डॉक्टर को दिखाया तो पता लगा उनको तो लिवर कैंसर है। एंड लिवर कैंसर यू नो इट इट एक्सपेंड्स वेरी फास्ट, बहुत तेज़ बढ़ता है। ही सर्वाइव्ड फॉर अ मंथ। फिर मेरी मदर जानती थी कि बिना थिएटर के तो इसका मन नहीं लगेगा। हालाँकि मैंने कहा कि अब मैं कुछ नहीं करूँ बिकॉज़ फादर्स डेथ वाज़ अ बिग शॉक टू मी। बट शी सेड नहीं, नहीं अनिल बेटा तुम जाओ, तुम शुरू करो, ज़िंदगी तो ऐसे चलती है। देन अगेन आई केम बैक, देयर वाज़ नो लुकिंग बैक। तो थिएटर गिव्स यू अ वेरी क्रिएटिव सैटिस्फैक्शन आई मस्ट से। मेरे जो काम हैं, उसमें 6-7 कामों को मैं अपनी ज़िंदगी का बेस्ट काम मानता हूँ, इस एज में आके। पहला था मेरा उड़ान।
जिसने मुझे इंडिया वाइड रिकॉग्निशन दिया, नेशनल रिकॉग्निशन। दूसरी थी मेरी फिल्म इशकज़ादे, जो एक्चुअली आज जो मैं यहाँ बैठा हूँ या आज जो मैं कर पा रहा हूँ, उसकी बैकग्राउंड में इशकज़ादे। अगर इशकज़ादे में न किया होता तो शायद न मैं बॉम्बे जाता, न मुझे इतनी पॉपुलैरिटी मिलती, न मैं इतना काम करता। तो सेकंड बेस्ट वर्क हैज़ बीन इशकज़ादे। देन थर्ड माय बेस्ट वर्क हैज़ बीन फिल्म मुक्ति भवन। बनारस में मुक्तिधाम है भी, जहाँ पर लोगों को जैसे एक थोड़ा-सा फीलिंग हो जाती है कि अब मेरा अंतिम समय आ गया, तो लोग वहाँ जाते हैं। तो उसी कॉन्सेप्ट पे है। शुभाशीष भूटियानी बड़े यंग डायरेक्टर थे उस समय, 25 साल का था, 26 साल का। उस समय मैंने मैनेजर का रोल किया है मुक्ति भवन के। और उस फ़िल्म को आप सोचिए 30 इंटरनेशनल अवार्ड्स मिले हैं, 3 नेशनल अवार्ड्स मिले हैं। वियना में जब फ़िल्म का प्रीमियर हुआ, प्रोड्यूसर टोल्ड मी कि दे हैड 10 मिनट्स स्टैंडिंग ओवेशन फॉर द फ़िल्म, वियना में। और 50 से ज़्यादा कंट्रीज़ में दिखाई गई। और अभी साल 2 साल पहले जापान गई थी, वहाँ पर ये फ़िल्म इंडिया में तो इतनी चली, 150 दिन चली ये पिक्चर। सो आई कंसिडर इट थर्ड माय बेस्ट वर्क। चौथा मेरा एक काम है जो मैंने रेणुका शाहने के साथ किया था, अल्जाइमर पेशेंट का। उस फिल्म का नाम है आठवण, यूट्यूब पे मौजूद है। उसमें मैंने एक वही डिमेंशिया पेशेंट का रोल किया है जिसकी मेमोरी बिल्कुल चली गई, अल्जाइमर पेशेंट है। 10 मिनट की शॉर्ट फिल्म है, उसको भी बहुत अप्रिसिएशन मिला, एक इंटरनेशनल अवार्ड भी मिला। रेणुका शाहने जी ने मुझे गाइड किया था उसके लिए। एक संबंध फिल्म है मेरी, वो एनवायरनमेंट पे है, 92 में शूट हुई थी। उसमें मैंने एक जंगल ठेकेदार का रोल किया। छोटी फिल्म है, 25 मिनट की, जो जाता है जंगल काटने के लिए। तो वो मुझे एक तो नेशनल अवार्ड मिला, दूसरे मुझे जो डायरेक्टर प्रोड्यूसर थे बोले, यार अनिल भाई, मैं जब बम्बई एडिट कराने ले गया तो मुझसे लोगों ने पूछा ये ठेकेदार का रोल कौन कर रहा है। तो मैंने कहा माने कोई गलती की क्या मैंने? बोले नहीं, ही वॉज अप्रिशिएटिंग योर रोल। अब उस ज़माने में 92 में कोई बॉम्बे का आदमी आपके रोल को अप्रिशिएट करे, इससे बढ़ के आपके लिए खुशी क्या हो सकती है। फिर ये मेरा आश्रम जो वेब सीरीज़ है, आश्रम वेब सीरीज़ में भी मेरा सिलेक्शन ऐसे ही हो गया। प्रकाश जी ने बस मेरा बायोडेटा देखा और 2-4 लाइनें मुझे बोली, आप अपने बारे में थोड़ा-सा कैमरे बोल दीजिए, एंड ही सिलेक्टेड मी। क्योंकि उनको शायद थिएटर से ही लोगों को चाहिए था, एंड आई हैड वेरी स्ट्रॉन्ग थिएटर बैकग्राउंड। तो आश्रम ने मुझे बहुत बड़ा एक्सपोज़र दिया। ये दीज़ हैव बीन अमंग्स्ट माय सम वेरी गुड वर्क्स। देखिए अब तो लखनऊ इशकज़ादे कैसे, मतलब यहाँ पे कैसे पहुँचे? नहीं, यहाँ ऐसे पहुँचे। अब आपने नाम सुना होगा भूमि पेडनेकर, जो इस समय इंडिया की टॉप मोस्ट हीरोइंस में से है। उस समय भूमि पेडनेकर जो थी, वो यशराज फ़िल्म्स में कास्टिंग डायरेक्टर थी। तो शी केम हियर टू टेक ऑडिशन। तो उसने मुझसे 3-4 बार ऑडिशन लिया। फिर मुझसे बोली, अनिल जी क्या आप कुर्ता पैजामा पहन के ऑडिशन दे सकते हैं? मैंने कहा हाँ, दे दूँगा। वो दिया। तो उससे मुझे कुछ लगा कि देखिए बार-बार आप उसी से सवाल पूछते हैं जिसमें आपको कुछ फ्लिक दिखाई देती है। फिर जब यहाँ हबीब फैज़ल साहब आए, मुझे बुलाया गया, मैं रानीखेत में था। तो मैंने कहा भाई मैं तो साहब नहीं आ सकता हूँ। उनका नहीं, आप आइए, वो तो कल चले जाएँगे। अब लोगों ने मुझसे कहा, अरे यार तेरा सिलेक्शन हो रहा है, तू नहीं जाएगा, फ़िल्म हाथ से निकल जाएगी, यू नो यशराज बैनर समथिंग बिग। मैंने कहा आई डोंट केयर। भाई मैं पहाड़ी रास्तों में रात में नहीं जाऊँगा। मेरा प्ले था रानीखेत में। बट एज़ द थिंग वाज़, हबीब साहब को भी मेरा रोल शायद पसंद था। उनका कोई बात नहीं, अनिल जी से कहिए मैं नेक्स्ट वीक फिर आऊँगा, तब मैं उनसे मुलाकात करूँगा। हबीब साहब बहुत खुश थे मुझसे, क्योंकि 2-3 बार उन्होंने मुझसे जो पैकअप होता है, पैकअप डायरेक्टर का प्रेरोगेटिव होता है, डायरेक्टर ही बोलता है पैकअप, या गणपति बप्पा मौर्या करके ख़त्म करते हैं। 2 बार कम से कम सेट पे उन्होंने मुझसे कहा, अनिल जी आज आप बोलेंगे। तो मैं समझ गया आज वो मुझसे बहुत प्रसन्न हैं मेरे रोल से। तो देखिए ये जैसे मैंने कहा, इसमें देयर आर सेवरल फैक्टर्स, लेकिन लक प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल। और मुझे लगता है कि भाग्य शायद मेरे साथ था और भाग रहा। उसी की वजह से मुझे बहुत सारे अवार्ड्स भी मिले। हमारी परफॉर्मिंग आर्ट का जो सबसे बड़ा संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड, वो मुझे मिला। जर्नी अगर देखें तो कैसे अभी भी इतना एक्टिव हैं और शुरुआत कहाँ से की?
मनीष, मेरा मानना है कि हर चीज़ जो है डेस्टाइन्ड होती है। भाग्य की रेखाएं मैं मानता हूँ लिखी रहती हैं, ईश्वर जैसे चाहता है। क्योंकि जैसे आपने बताया, मैं बहुत ही एक ऑर्डिनरी फैमिली में मेरा जन्म हुआ था। मेरे भाई साहब पढ़ना चाहते थे, लेकिन बिजनेस के कंपल्शंस की वजह से इंटरमीडिएट फर्स्ट ईयर करके उन्होंने छोड़ दिया था। तो मेरे ऊपर चूंकि ऐसा कोई प्रेशर नहीं था, तो मेरे ब्रदर चाहते थे कि मैं कुछ आगे पढूं। लकीली उस समय बायोकेमिस्ट्री केम एज ए न्यू सब्जेक्ट। बायोकेमिस्ट्री वैसे पार्ट ऑफ केमिस्ट्री था, एज ए न्यू सब्जेक्ट वो उसी साल इंट्रोड्यूस हुआ जिस साल मैंने बीएससी किया था 1960 में। तो लोगों ने बताया इसका बड़ा स्कोप है, इसमें लोग बाहर जाते हैं, रिसर्च करते हैं, और जो आगे की जो फ्यूचर साइंस है उसमें ये बायोकेमिस्ट्री बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाली है। सो एडमिशन मुझे मिल गया बिकॉज आई हैड वेरी गुड मार्क्स इन बीएससी। देखिए, पढ़ाई में भी मैं एवरेज था। उस समय डंडे गिने जाते थे, पहला डंडा मिला, दूसरा डंडा मिला, तीसरा डंडा मिला। हमें 2 डंडे मिल जाते थे, हम खुश होते थे कि हमने बड़ा अचीव कर लिया। आज तो बच्चे फर्स्ट क्या, वो तो रैंकिंग में जाते हैं, कितने 99% 98% ये सब उनको मिलते हैं। तो वो जब मैंने ज्वाइन कर लिया तो एमएससी मुझे फर्स्ट डिवीज़न मिली। और उस समय जैसे आजकल है, सीएसआर की जेआरएफ हुआ करती थी, जूनियर रिसर्च फेलोशिप। तो एमएससी चूँकि फर्स्ट डिवीज़न था, मैंने यूनिवर्सिटी से भी अप्लाई किया, सीडीआरआई से भी अप्लाई किया। इत्तेफाक से मुझे दोनों जगह मिल गई। लेकिन सीडीआरआई मुझे जाने का मौका मिला था एक बार। यूरी गैगरिन 1961 में आए थे लखनऊ, जो फर्स्ट कॉस्मोनॉट थे। तो उनको सिविक रिसेप्शन दिया गया सीडीआरआई के लॉन्च में। उस समय मेयर इत्तेफाक से एक गिराधरन रस्तोगी जी हुआ करते थे, जो कि हमारे फादर के परिचित थे। तो उनका, भाई ये लड़का तो पढ़ा लिखा है, एमएससी में पास कर रहा है, तो पढ़ाई लिखा है, इसको बुलाया जाए। तो वहाँ जब मैं गया तो मैंने सीडीआरआई की लैब्स वगैरह देखने का मुझे मौका मिला। अब यूनिवर्सिटी में तो मुझे याद है कि एक बार वार्गर फ्लास हम लोग यूज़ करते थे, टूट गया था। तो प्रोफेसर, मैं सीनियर साइंटिस्ट, उनसे 1 महीने नहीं बोले थे, क्योंकि बहुत मुश्किल से फंड्स आते थे और नए-नए इक्विपमेंट्स ये सब ला पाना बड़ा मुश्किल था। सीडीआरआई वाज़ अबंडेंस थी इक्विपमेंट्स वगैरह की। हालाँकि उनके हिसाब से वहाँ भी कम होंगे, लेकिन मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा थे। सो आई प्रेफर्ड जॉइनिंग सीडीआरआई, और मेरा ख्याल है 2 साल में जेआरएफ रहा, फिर एसएसए करके मुझे वहाँ जॉब मिल गया। मेरे मोहल्ले में थिएटर का चलन था पहले से, तो मैं भी एक बार, अपने मामा जी मेरे हिस्सा लेते थे, मैंने उनसे कहा, मामा जी एक बार हमें रोल दिला दीजिए। तो उन्होंने जो मुझे दिलाया, तो जो एप्रिसिएशन मिला मुझे उस रोल के लिए, अरे वाह यार, क्या तूने रोल किया। तो क्या होता है कि आदमी को जिस चीज़ में एप्रिसिएशन मिलता है, बधाई मिलती है, तारीफ़ मिलती है, उसको और इच्छा होती है कि और करे वो। फिर जब मैंने सीडीआरआई ज्वाइन किया तो बाहर तो मैं थिएटर करता था, लेकिन सीडीआरआई में नहीं करता था। तो वहाँ एक बार, वहाँ जो कल्चरल सेक्रेटरी थे, उन्होंने देखा मेरा नाटक बाहर। अरे तू तो नाटक करता है, तो सीडीआरआई में क्यों नहीं करता हूँ? अरे मैंने कहा, सर नौकरी से निकाल दिया जाऊँगा। बोले नहीं नहीं, तुम करो, हम तो कल्चरल एक्टिविटीज़ होती है, हमारी मीटिंग कॉन्फ्रेंस, तो वहाँ भी मैंने नाटक। तो आज जो कुछ भी हो पाया, दिस वॉज ऑल ड्यू टू सपोर्ट ऑफ सीडीआरआई पीपल। मैं सीडीआरआई के लोगों को लेके नाटक करने लगा, अब उनको भी बड़ा मज़ा आने लगा कि ये तो बहुत बढ़िया चीज़ है। उनको कैसे इन्वॉल्व करते थे सर? मैं इन्वॉल्व यूँ करता था कि मेरे जो डायरेक्टर थे राजेश्वर बच्चन जी, जो नाटक तो मैंने शुरुआत किन्हीं और लोगों के साथ की थी, लेकिन मैं पहला गुरु अपना राजेश्वर बच्चन जी को मानता हूँ। वो ट्रांसपोर्ट ऑफिस में काम करते थे, सीडीआरआई वहाँ से मुश्किल से 100 गज़ की दूरी पे था, तो मैं उनको बुला लेता था लंच में, तो रिहर्सल कराते थे। तो उसमें भले ही परिपक्वता न हो, लेकिन जब आप अपने लोगों को मंच पे देखते हैं तो उसका एन्जॉयमेंट अलग ही होता है। मैं फिर रेडियो आर्टिस्ट भी हो गया 71 में। एक मेरे दोस्त है बाला साहब, उन्होंने कहा, यार तुम्हारी इतनी अच्छा आवाज़ है, तुम रेडियो क्यों? अरे मैंने कहा, रेडियो? अरे नहीं भाई, मैं किस लायक हूँ। मैं रेडियो नाटक बचपन से सुनता था, और आई हैड वेरी बिग पिक्चर ऑफ रेडियो आर्टिस्ट के साथ क्या लोग होते होंगे। जब मुझे 71 में ले गए तो भई आवाज़ तो मेरी ठीक-ठाक थी, मेरा अप्रूवल हो गया। तो मैं 71 से रेडियो में आ गया। 75 में दूरदर्शन आया लखनऊ में। तो उससे क्या हुआ कि जब टेलीविज़न आ गया, उससे विज़िबिलिटी आपकी बहुत बढ़ गई। अब जैसे मेरा सीरियल जो पहला उड़ान आया था 1989 में, दैट गेव मी नेशनल रिकॉग्निशन। फिर मैं फ़िल्में भी करने लगा, नाटक कर ही रहा था, टीवी करने लगा, दैट्स हाउ इट वेंट ऑन। लेकिन साइंस में जो था,
मेरे साथ ये था कि मेरा टाइम मैनेजमेंट मैं करता था, क्योंकि साइंस इज़ ऑल्सो वेरी डिमांडिंग। तो मैं अपने एक्सपेरिमेंट्स ऐसे प्लान करता था कि ताकि मेरे जो, जैसे मुझे दिन में रिहर्सल में जाना है रेडियो या टीवी पे, तो वो मेरा बाधित ना हो और मेरा एक्सपेरिमेंट भी बाधित ना हो। और इसमें मेरे कलीग्स ने, मेरे स्टूडेंट्स ने, उन सब ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। साथ की बात करें सर, तो सबसे बड़ा साथ आपके यहाँ मैम का आता है। देखिए, मैम के बारे में आपको बताऊं, उनका साथ मेरा ऐसा रहा कि जब वो शादी हमारी हुई थी, शी वॉज जस्ट हाई स्कूल पास, सिर्फ हाई स्कूल पास हुई थी। लेकिन मैं उस समय, मैंने एमएससी का एग्ज़ाम दिया था, तभी मेरी शादी हो गई थी। मैंने नौकरी एमएससी तब पास नहीं भी थी आपकी? नौकरी नहीं थी। शादी तो क्या मतलब 18 साल में ही शादी हो गई थी? 18.5 साल हाँ। में। बल्कि एक्चुअली मेरी उम्र 6 महीने बढ़ा के लिखवाई गई। असली 18.5 थी, पेपर के हिसाब से 19 साल ऑफिशियली। तो हुआ ये कि उनको लगा कि जैसे मैंने बताया, बायोकेमिस्ट्री का बहुत स्कोप था उस समय, नया नया खुला था, आज भी है। तो उनको लगा कि मेरे पति तो बाहर जाएंगे, विदेश घूमेंगे, मुझे यहाँ छोड़ जाएंगे, मैं तो बिना पढ़ी लिखी हूँ। सो दैट कैरिड हर, गेव हर इंसेंटिव टू टेक लीड। उन्होंने इंटरमीडिएट किया, आईटी कॉलेज से बीएससी किया। उस ज़माने में जबकि आईटी कॉलेज में न मैरिड लड़कियां होती थी, न मैरिड स्टाफ होता था। शी वॉज द फर्स्ट मैरिड स्टूडेंट टू बी एडमिटेड इन आईटी कॉलेज। उसके बाद मैंने उनको वो सब्जेक्ट दिलाया था कि भाई बीएससी के बाद ये अपना रोक देंगी, उन्होंने कहा नहीं, मुझे तो आगे पढ़ना। फिर शी डिड एमए इन एंथ्रोपोलॉजी, देन पीएचडी इन एंथ्रोपोलॉजी। फिर शी एस्टेब्लिश डिपार्टमेंट ऑफ एंथ्रोपोलॉजी नारी शिक्षा निकेतन, और 38 साल वहाँ सर्विस करके रिटायर हुए। आपको बड़ा मज़ेदार किस्सा बताएं कि जर्मनी जब हम लोग जाते हैं तो पहले 4 महीने लैंग्वेज कोर्स होता है। उसमें आप फैमिली नहीं ले जा सकते, क्योंकि वहाँ आप लड़कों के साथ में एज पेइंग गेस्ट रहते हैं। तो जब मैं जा रहा था तो वहाँ दिल्ली एयरपोर्ट पे जो जर्मन लेडी थी, जो उस एजेंसी की रिप्रेजेंटेटिव, बोले हाउ 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 यू टेकिंग योर वाइफ? नो 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 डॉक्टर Stogish इज नॉट परमिटेड, नो नो नो। मैंने कहा शी इज गोइंग ऑन ए डिफरेंट फेलोशिप। तो देखिए, ये उनका अपना ज़ील, उनका इंथुसियाज्म था कि आप सोचिए, मैं 73 में गया हूँ, 2 साल उनको कॉलेज ज्वाइन किए हुए थे। शी टुक स्टडी लीव एंड शी वेंट टू यूनिवर्सिटी ऑफ माइंस, जहाँ पर उन्होंने काम किया एक अलग फेलोशिप पे। आज भी तो वो आपके साथ बिल्कुल कंधे से कंधा मिला के खड़ी रहती है। आपके डायलॉग्स भी आपको रटाती हैं वो? अभी भी नो डाउट। कैसे कैसे रटते हैं वो? क्या क्या वो ऐसे किताब है कि लेके मैं बैठी मैं है, मैं स्क्रिप्ट? पहले पढ़ लेता हूँ, फिर मैं उनको स्क्रिप्ट दे देता हूँ। वो मेरे डायलॉग जो मैं बोलता हूँ उसमें करेक्शंस लगाती हैं, और जो मेरा को एक्टर है उसके डायलॉग बोलती हैं। क्योंकि देखिए, आप डायलॉग आपको तभी याद होंगे जब को आपका को एक्टर के भी डायलॉग आपको मालूम हो, वो क्या बोल रहा है, तभी तो आप रिस्पॉन्स देंगे उसको। तो मेरे को एक्टर के डायलॉग बोलती हैं, मेरा डायलॉग जो मैं बोलता हूँ उसको करेक्शन कराती हैं कि ऐसे नहीं ऐसे है। दैट्स हाउ शी मेक्स मी लर्न द लाइन। पिछले 5 साल से मैं जहाँ भी शूटिंग पे भी जाता हूँ, और जहाँ भी मैं जाता हूँ, आई टेक हर विद मी, बिकॉज इसी हम लोग की एज अब ऐसी हो गई है। आई एम 82 प्लस, शी इज़ गोइंग टू बी 80 ईयर्स नाउ। भगवान जाने कितने दिन का साथ है हम लोगों का, तो हम चाहते हैं कि मैक्सिमम समय हम लोग अपना एक दूसरे के साथ गुजारें। अगर देखें कि 82 साल की उम्र में आज भी आप इतने ही एक्टिव हैं, सुबह स्टेज पे पहुंच जाते, सेट पे पहुंच जाते हैं, रात रात काम करते हैं, इतनी एनर्जी कहाँ से आती है? देखिए, क्या मैंने जब लोग सेकंड पारी में धीरे धीरे अपनी ऊर्जा को खोते देखिए, मैं आपको बताऊं, उसकी वजह यही है कि मैं शुरू से एक्टिव रहा और मुझे लोगों का सपोर्ट मिलता रहा। क्योंकि देखिए, सपोर्ट लोगों का बहुत ज़रूरी है। एवरीबडी हैज़ बीन सो नाइस टू मी कि मैं एक कदम चलता हूँ, लोग मेरे साथ 2 कदम आगे चलने को तैयार रहते हैं। ये लेकिन ओटीटी या जो बड़े नए नए प्लेटफॉर्म्स आ रहे हैं, उसके बाद एक वल्गैरिटी बढ़ गई है कंटेंट नहीं, को देखिए, लेके। वल्गैरिटी शुरू में थी, मुझे याद है, और इस पे मैंने भी जो किया उसमें भी 1-2 जगह पे थी, तो मैंने तो आई रिफ्यूज़्ड कि, बल्कि मुझसे आश्रम में कभी कुछ संशोधन कराया आपने? नहीं, मैंने नहीं। देखिए, मैं आई एम नोबडी टू कोई संशोधन कराने के लिए। लेकिन ये है कि मैंने ये तय किया कि मैं अपनी तरफ से न कोई वल्गर डायलॉग बोलूँगा, न कोई वल्गैरिटी करूँगा।
बाकी अब भाई प्रोड्यूसर करते हैं, हालांकि ये मैं आपको बता दूं शुरू में ये हुआ था, अब बहुत कम हो गया है और लोग ये जान रहे हैं कि बिना गाली गलौज के भी अगर कंटेंट हमारा स्ट्रांग है तो OTT पे लोग उसको एक्सेप्ट करेंगे और देखेंगे, और ये हो रहा है। ये अब देखिए वो हैं प्रतीक गांधी हैं, स्कैम ओवरनाइट पॉपुलर हो गया, हीरो बन गया वो। पंकज त्रिपाठी एक सीरियल में मेरे बेटे का रोल कर रहे थे, तो पायलट उसका बना था, पायलट में हम लोग थे, फिर वो मैंने छोड़ दिया बिकॉज आई गॉट अनदर सीरियल विद बालाजी। वो भी अपनी वेब सीरीज से ही पॉपुलर हुए हैं, आज ही इज अ वेरी बिग एक्टर।